अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो ट्यूमर इम्यूनोलॉजी की तीसरी वीडियो है। इससे पहले जो 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में कैंसर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने कैंसर एंटीजन को डिस्कस किया था। उसमें हमने ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन और ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन इन दोनों को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से कैंसर सेल के ऊपर अटैक करता है, यानी कि ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को ह्यूमन बॉडी से इरेडिकेट करवा सकता है। तो जैसा कि हमें पता है कि इम्यून सिस्टम एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। इससे पहले हम ये देखते हैं कि यानी कि इम्यून सिस्टम कैंसर के अगेंस्ट जब डेवलप होता है उससे पहले ह्यूमन बॉडी किस तरह से अपने आप को रेजिस्ट कर रही होती है ताकि उसमें कैंसर डेवलप ना हो सके। तो उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था और सेकंड लेक्चर में कि कैंसर कब अराइज होता है, जब जीन्स में म्यूटेशन होती है। जीन्स क्या होते हैं एक्चुअली, जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बेसेस होती हैं उनका सीक्वेंस जो होता है वो मिलके क्या बना रहे होते हैं, जीन्स बना रहे होते हैं। तो जब इस जीन में कोई चेंजेस आती हैं यानी कि इसके न्यूक्लियोटाइड में जब कोई चेंजेस आती हैं तब क्या हो जाती है, इससे हम कहते हैं म्यूटेशन कहते हैं। यानी कि अब ये जीन का सीक्वेंस चेंज हो गया है, अब इससे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होगी और उनका रिस्पांस भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इसी वजह से फिर कैंसर डेवलप होता है। तो हमारी बॉडी किस तरह से अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंट करती है, यानी कि इम्यून सिस्टम के डेवलप होने से पहले अपने आप को किस तरह से प्रिवेंट करेगी ताकि वो उसमें कैंसर डेवलप ना हो सके। तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए रिपेयरिंग। डीएनए रिपेयरिंग में क्या हो रहा होता है कि वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो चेंज हो गए हैं म्यूटेशन की वजह से अब वो दोबारा से रिपेयर हो जाती हैं। रिपेयरिंग मीन्स क्या होता है कि जो कोई चीज़ अगर उसमें कोई तब्दीली आ गई है तो उसको दोबारा से एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, उसे हम कहते हैं रिपेयरिंग। तो डीएनए रिपेयरिंग में यही हो रहा होता है कि वो पोर्शन वो जीन का वो पोर्शन जो तब्दील हो गया है तो डीएनए रिपेयरिंग के प्रोसेस में वो दोबारा से एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं डीएनए रिपेयरिंग। तो बहुत से केसेस में यही होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें म्यूटेशन हो जाती है, यानी कि उनमें कैंसर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब डीएनए रिपेयरिंग होती है तो उससे अब वो जो फॉल्टी जीन हो गया था, जो म्यूटेशन की वजह से फॉल्टी जीन हो गया था, अब दोबारा से वो रिपेयर हो गया है, अब उस पर्सन में कैंसर डेवलप नहीं होगा। ये तो है फर्स्ट फेज़ में जो प्रोटेक्शन कर रही होती है हमारी बॉडी। इसके बाद दूसरा फेज़ क्या होता है कि अगर ये रिपेयरिंग का प्रोसेस नहीं हुआ फिर क्या होता है, अब ये जो है मैंने यहाँ पे कुछ सेल बना दिए हैं। ये जो रेड सेल है ये है कैंसरस सेल और ये है नॉर्मल बॉडी के सेल। अगर तो ये रिपेयरिंग का प्रोसेस सही तरह से नहीं हुआ और कैंसर डेवलप हो गया है तो अब क्या होता है, दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जब कैंसर सेल अनकंट्रोल्ड वे में प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं तो उससे ये होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट यानी कि जो सेल होते हैं और इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि अब इनका जो नॉर्मल प्रोसेस हो रहा होता है यानी कि इन सेल का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं एबनॉर्मली। तो अब क्या होगा, यहाँ से प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स एक जनरेट होगा। तो उसमें 2 जीन मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताई थी। एक होती है ट्यूमर सुप्रेसर जीन, ट्यूमर सुप्रेसर जीन वो एक्टिवेट हो जाएगी। उसका क्या काम होता है, उससे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं वो इसकी ग्रोथ यानी कि इसकी जो माइटोसिस होती है, कैंसर की माइटोसिस, उसको स्टॉप करवा देती हैं। एक तो ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है और दूसरा कौन सा होता है प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स कि एपोप्टोटिक जीन्स वो एक्टिवेट हो जाती हैं। एपोप्टोटिक जीन्स क्या करवाती हैं कि वो सेल जो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो कर रहे हैं उनकी किलिंग करवा देंगी एपोप्टोसिस के थ्रू। तो ये 2 प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होते हैं जो डीएनए रिपेयरिंग के बाद स्टार्ट होते हैं। यानी कि अगर डीएनए रिपेयरिंग ने सही तरह से कैंसर को प्रिवेंट नहीं किया तो अब क्या होगा, ये 2 प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट होंगे। यानी कि ट्यूमर सुप्रेसर जीन इनकी माइटोसिस को स्टॉप कर देंगे और एपोप्टोटिक जीन ये जो अनकंट्रोल्ड वे में जो सेल ग्रो कर रहे थे इनकी किलिंग करवा देंगे। अब अगर ये भी फेल हो जाते हैं यानी कि ये रिपेयरिंग का प्रोसेस भी फेल हो गया है और ट्यूमर सुप्रेसर जीन और एपोप्टोटिक जीन्स ये भी फेल हो गए हैं, तो अब क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम इसको किल करने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। और ये बात एनिमल्स और ह्यूमन दोनों में प्रूव होती है। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक माइस, उसमें से वो जीन्स रिमूव किए गए जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाते हैं या उस इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। उन जीन्स को इस माइस में से रिमूव किया गया
जिससे क्या हुआ, उस माइस का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया। अब इस माइस के अंदर कैंसर को इंड्यूस करवाया गया, तो उसमें ये देखा गया कि इस माइस के अंदर जो इस कैंसर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस थी वो काफ़ी कम हो गई, यानी कि अब कैंसर तेज़ी से डेवलप होने लग गया इस माइस के अंदर। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें माइस में ट्यूमर या कैंसर इंड्यूस किया गया, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल था। तो इसमें जो कैंसर डेवलप हुआ था वो इतना तेज़ी से नहीं हुआ। तो इससे ये कंक्लूड किया गया कि इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैंसर की इरेडिकेशन में। इसकी और बेस्ट एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जैसे कि एड्स पेशेंट, उनमें इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। इसी तरह ट्रांसप्लांट जो पेशेंट होते हैं, यानी कि वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे होते हैं, तो उनमें भी इम्यून सिस्टम काफ़ी लो हो जाता है। तो इन लोगों में कैंसर के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम एक सेंट्रल रोल अदा करता है कैंसर की इरेडिकेशन में, और वो प्रोसेस जिसमें इम्यून सिस्टम कैंसर सेल के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाता है और इसकी इरेडिकेशन करवा रहा होता है, उसको हम कहते हैं इम्यूनो सर्विलेंस कहते हैं उसको। अब इन स्टडी से तो यही लग रहा है कि इम्यून सिस्टम हमेशा कैंसर के अगेंस्ट बेनिफिशियल है, लेकिन बाद में कुछ स्टडीज़ की गई तो उसमें यह पता चला कि इम्यून सिस्टम हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता कैंसर के अगेंस्ट। कुछ केसेस में ये देखा गया कि इम्यून सिस्टम की वजह से कैंसर मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें पता चला कि इम्यून सिस्टम हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता कैंसर के अगेंस्ट। कुछ केसेस में वो कैंसर सेल को प्रमोट भी कर रहा होता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि इसमें हमने दो एक्सपेरिमेंट किए थे। एक माइस ऐसा था जिसमें इम्यून सिस्टम सप्रेस था, और दूसरा माइस ऐसा था जिसमें इम्यून सिस्टम नॉर्मल था, और इसमें भी कैंसर डेवलप हुआ लेकिन तेज़ी से डेवलप हुआ था, और इसमें भी कैंसर डेवलप हुआ है लेकिन स्लो डेवलप हुआ है कैंसर। तो एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें दो माइस लिए। अब इन दोनों माइस के इम्यून सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल थे, यानी कि इसका भी इम्यून सिस्टम नॉर्मल था और इसका भी इम्यून सिस्टम नॉर्मल था। इस माइस में इसके जो कैंसर सेल थे वो इनॉकुलेट करवा दिए, और इस माइस में इसके जो कैंसर सेल थे उनको इनॉकुलेट किया। अब होना तो ये चाहिए था कि इसके जो कैंसर सेल है वो इसमें अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते, यानी कि इसमें कैंसर इतना तेज़ी से डेवलप ना होता और इसमें ज़्यादा डेवलप होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें ये देखा गया कि ये जो माइस था इसमें ये जो कैंसर सेल इनॉकुलेट किए गए ये इतने तेज़ी से डेवलप नहीं हुए, यानी कि ये माइस का इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट तेज़ी से एक्ट कर रहा था। और ये जो कैंसर सेल इंसर्ट किए थे हमने इस माइस में, इसमें इसका इम्यून सिस्टम इस कैंसर सेल को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, यानी कि यहाँ पे जो कैंसर सेल थे वो तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। जब फर्दर स्टडी की गई तो पता चला कि ये कैंसर सेल जो कि एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम के जो माइस था उसमें से हमने लिए थे, उस कैंसर सेल जो थे वो लेस इम्यूनोजेनिक थे, यानी कि उसमें नंबर ऑफ़ एंटीजन्स की तादाद बहुत कम थी, या अगर एंटीजन प्रेजेंट भी थे तब भी वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करवा रहे थे। और ये कैंसर सेल जो कि हमने इस माइस से लिए थे जिसका इम्यून सिस्टम हमने सप्रेस किया हुआ था, इस पे नंबर ऑफ़ एंटीजन की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और ये एंटीजन क्या थे, इम्यूनोजेनिक थे, यानी कि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांगली एक्टिवेट करवा रहे थे। तो इसी वजह से इस माइस में जो इम्यून सिस्टम था उसने स्ट्रांगली एक्ट किया इन कैंसर सेल के अगेंस्ट और इनको इरेडिकेट कर लिया अच्छे से। लेकिन इस केस में जो कैंसर सेल थे उनमें नंबर ऑफ़ एंटीजन भी कम अपीयर हो रहे थे और वो थे भी लेस इम्यूनोजेनिक। तो इसी वजह से इस माइस में जो इम्यून सिस्टम था वो इतना स्ट्रांगली एक्ट नहीं कर रहा था इन कैंसर सेल के अगेंस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग होता है तो कैंसर सेल अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं ताकि वो ये जो स्ट्रेस इन्वायरमेंट है इम्यून सिस्टम का, इसके अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सकें, यानी कि अपने अंदर वो फर्दर म्यूटेशन लेके आते हैं। तो इसी वजह से इम्यून सिस्टम हमेशा फ़ायदा नहीं दे रहा होता, यानी कि इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग होगा तो उस वक्त कैंसर सेल अपने आप को उसके अंदर उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर म्यूटेशन लेके आएंगे, तो वो क्या होगी, हार्मफुल होगी उस पर्सन के लिए। और इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से कैंसर सेल इवेड कर जाते हैं इम्यून सिस्टम को, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है कैंसर सेल को इरेडिकेट करवाने में। तो उसमें ये इसका मेजर रोल होता है, यानी कि जो कैंसर सेल होते हैं वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं या अपने आप में
मॉडिफिकेशन लेके आते हैं ताकि वो इम्यून सिस्टम से अपने आप को बचा सकें। अब हम देखते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर सेल के अगेंस्ट किस मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करता है। अब उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो कैंसर के अगेंस्ट एक्ट करता है उसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट फेज है उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन फेज, एलिमिनेशन फेज, और जो दूसरी फेज होती है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम फेज, और जो थर्ड फेज होती है उसको हम कहते हैं एस्केप फेज। ये 3 फेज होती हैं जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर सेल के अगेंस्ट एक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एलिमिनेशन फेज क्या होती है। एलिमिनेशन फेज वो होती है कि जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम इसके ऊपर ओवरकम कर जाता है कैंसर सेल के ऊपर, यानी कि अब हमारा इम्यून सिस्टम डोमिनेंट है और कैंसर सेल क्या है, रिसेसिव है, यानी कि इजीली हमारा इम्यून सिस्टम इन कैंसर सेल को इरेडिकेट करवा सकता है। तो उसमें मेजरली ऐसे सेल प्रेजेंट होते हैं एलिमिनेशन फेज में जो कि कैंसर सेल को इरेडिकेट करवा सकते हैं। मसलन इनेट इम्यून सिस्टम के मैक्रोफेजेस यानी कि M1 और नेचुरल किलर सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे एलिमिनेशन फेज में। और फिर क्या होगा, एडाप्टिव जो इम्यून सिस्टम है उसमें CD8 सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। इसके साथ साथ CD4 सेल ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ऐसे CD4 सेल प्रेजेंट होंगे कि जो इम्यून सिस्टम को इन्हांस करवा सकते हैं। इसके अलावा गैमा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन और बीटा इंटरफेरॉन ये भी काफ़ी अमाउंट में रिलीज हो रहे होंगे। यानी कि इस फेज़ में वो सेल ज़्यादा होंगे जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और कैंसर सेल को रिमूव करवाएंगे अच्छे से। यानी कि मैक्रोफेजेस की M1 टाइप ज़्यादा होगी, नेचुरल किलर सेल ज़्यादा होंगे, CD8 सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। CD8 सेल ये किस तरह से कैंसर सेल की किलिंग करवाते हैं, ये जब एंडोजीनियसली जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं कैंसर सेल के अंदर वो MSC1 की मदद से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। और फिर क्या होगा, ये CD8 सेल इन MSC1 की मदद से इस एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं और इन सेल की किलिंग करवा देते हैं। इसी वजह से इनको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक T सेल भी कहते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली जो कैंसरस सेल होते हैं उनकी किलिंग करवा देते हैं। ये जो एंडोजीनियसली एंटीजन प्रेजेंटेशन है इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अब जो दूसरी फेज़ है इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम फेज़। अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें बैलेंस होगा, यानी कि इसमें इम्यून सिस्टम हमारा ना डोमिनेंट है ना ही रिसेसिव है। इसी तरह जो कैंसर सेल है ना ही डोमिनेंट है ना ही रिसेसिव है, दोनों ही बैलेंस में होते हैं। ये जो स्टेज होती है इक्विलिब्रियम स्टेज, ये काफ़ी सालों तक भी रह सकती हैं, यानी कि 10 साल तक चली जा सकती हैं, 12 साल भी जा सकते हैं। तो इस फेज़ में क्या हो रहा होता है, ना ही कैंसर सेल डिक्रीज़ हो रहे होते हैं, यानी नंबर ऑफ कैंसर सेल ना ही डिक्रीज़ हो रहे होते हैं, और ना ही हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा होता है। दोनों एक इक्विलिब्रियम की स्टेज में होते हैं। इसके बाद जो थर्ड फेज़ है इसे हम कहते हैं एस्केप फेज़। इसमें क्या होता है कि अब कैंसर सेल में, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी आप लोगों को एक्सपेरिमेंट से, कि क्या होता है कि जब स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होता है कैंसर सेल के ऊपर तो अपने आप को वो म्यूटेट कर लेते हैं, या उनमें अपने अंदर उनमें म्यूटेशन आ जाती हैं कैंसर सेल में, ताकि वो उस इम्यून सिस्टम के अंदर सर्वाइव कर सकें। अब इस केस में क्या होता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो जाती है। तो इस फेज़ में कैंसर सेल कुछ ऐसे केमिकल मीडिएटर या कुछ ऐसे सेल को इन्हांस करवा देते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा देंगे जो इस कैंसर सेल के अगेंस्ट था। यानी कि इसमें मैक्रोफेजेस की जो M2 टाइप है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह इन सब को डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ये जो एस्केप फेज़ है ये डेवलप होती हैं और इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं, इन सब को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो एस्केप फेज़ होगी उसमें ऐसे केमिकल मीडिएटर या ऐसे सेल रिलीज़ होंगे जो कि इस कैंसर सेल के बेनिफिट में होंगे। यानी कि अब ये जो सेल होते हैं, मसलन जैसे ये मैक्रोफेज M2 है, ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा रहे होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे केमिकल मीडिएटर ये रिलीज़ करवाएंगे जिससे हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा। इसी तरह कैंसर सेल अपनी सरफेस के ऊपर कुछ कंपोनेंट्स को एक्सप्रेस करवा रहे होते हैं, मसलन जैसे PD1 और PDL1 का इंट्रैक्शन होता है जिससे स्पेशली ये जो साइटोटॉक्सिक T सेल होते हैं ये सप्रेस हो रहे होते हैं। इसी तरह को स्टिमुलेटरी सिग्नल वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि एस्केप फेज़ में अब क्या हो जाता है, जो कैंसरस सेल होते हैं अब वो डोमिनेट कर जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है,
सप्रेस हो जाता है या रिसेसिव फॉर्म में आ जाता है। तो अब क्योंकि कैंसरस सेल डोमिनेट फॉर्म में आ गए हैं, तो अब ये क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से अब ये अपने आप को इंक्रीज़ करवाना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि अब अनकंट्रोल्ड जो सेल डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये होती है वो स्टेज जब हमारा इम्यून सिस्टम अब उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो जो इम्यूनोथेरेपी होती है उसमें हम यही देख रहे होते हैं कि ये जो एस्केप फेज़ है इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकें। यानी कि इम्यूनोथेरेपी का मकसद ये होता है कि जो एलिमिनेशन फेज़ है इसी को इन्हांस किया जाए और ये जो एस्केप फेज़ है इसको सप्रेस किया जाए। इंशाल्लाह जो लास्ट वीडियो होगी इम्यूनोथेरेपी, उसमें भी हम डिटेल में देखेंगे कि इम्यूनोथेरेपी की मदद से किस तरह से हम इस एस्केप फेज़ को सप्रेस करेंगे और एलिमिनेशन फेज़ को इंक्रीज़ करवा देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये जो आज का जो लेक्चर था जिसमें हमने इम्यून सिस्टम का एक्शन अगेंस्ट कैंसर सेल के उसको हमने डिटेल में देखा है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स।